नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मैदान सज चुका है। विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। सियासी मामला धीरे धीरे बड़ा ही दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, तमाम योद्धा चुनावी मैदान में इनके आ चुके हैं। हालांकि अभी कांग्रेस बचे हुए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी, इसका इंतजार है। फिर जिन्हें टिकट मिल चुका है वो चुनावी मैदान में पसीना जमकर बहा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हरियाणा का मौजूदा सियासी माहौल कहता है बीजेपी के लिए कितना आसान होगा ये चुनाव, क्योंकि तीसरी बार यानी कि हैट्रिक की बात जोर लगाकर बीजेपी वाले कर रहे हैं, कह रहे हैं। तो उधर दूसरी ओर कांग्रेस 10 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से सत्ता का ख्वाब देख रही है। इन सब के बीच हरियाणा का मौजूदा सियासी मिजाज किसको फायदा पहुंचाने वाला दिख रहा है और किसको ये नुकसान, ये जानने की कोशिश करेंगे आज चर्चा के जरिए। चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मौजूद है देवेंद्र कथूरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले खबर रिपोर्ट के जरिए। कहावत भी है, जो होता है अच्छा होता है। प्रदेश में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता इसे अच्छा मान रहे हैं कि आपसे पार्टी की गठबंधन की गुंजाइश अब नहीं रही। ऐसे में सवाल है कि 24 दिन बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की तस्वीर और समीकरण क्या होंगे। साफ है कि सरकार चला रही बीजेपी और सरकार में आने को आतुर कांग्रेस के बीच ही ज्यादातर सीटों पर मुकाबला होना है। इन दोनों पार्टियों को अपने अलावा दो गठबंधन आईएनएलडी बीएसपी और जेजेपी एएसपी से भी मुकाबला करना है। पहले जरा चुनावी रंगत। गौरतलब है कि अभी तो दोनों प्रमुख दलों बीजेपी और कांग्रेस की टिकट की सबसे ज्यादा मांग और लंबी लाइन लगी है। अब टिकटों के लिहाज से अगले चंद घंटे अहम रहने वाले हैं। तब 11 सितंबर और नामांकन की आखिरी तारीख 12 सितंबर को निर्दलीय उम्मीदवारों का मेला लगा दिखाई देगा। यही मेला पूरे चुनाव को उलट पुलट भी कर सकता है। लाडवा सड़कों पे आया है। एक बात तय की है कि हरियाणा की डबल इंजन की सरकार ये 8 अक्टूबर के बाद बहुत बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार बन रही है। गौरतलब है कि सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, अंबाला और एक आध जिले में आईएनएलडी बीएसपी गठबंधन का कुछ प्रभाव नजर आएगा, तो जेजेपी एएसपी का प्रभाव भी कुछ इन्हीं जिलों में दिखाई देगा। बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर जाट बेल्ट के जिलों सोनीपत, रोहतक, झज्जर, जींद, भिवानी और हिसार में ज्यादा दिखाई देगी। तो जीटी रोड बेल्ट और अहीरवाल में बीजेपी के मजबूत गढ़ में कांग्रेस पहले ही सेंध लगा चुकी है। यानी हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 सभी को याद रहेंगे। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो तस्वीर धीरे धीरे साफ हो चुकी है। चुनावी योद्धा जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो चुनावी मैदान में हैं, जो बचे हैं वो भी जल्द ही सबके सामने आ जाएंगे। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। उम्मीदवारों पर नजर सबकी थी और लगभग अब स्थिति साफ होती हुई दिख रही है। जो गठबंधन होना था वो गठबंधन हो गया, जो उम्मीदवार उतारे जाने थे वो लगभग फाइनल हो चुके हैं। 1-2 दिन में और भी तस्वीर साफ हो जाएगी। कहां पर हरियाणा का विधानसभा चुनाव अभी खड़ा है? देखिए पंकज, पहले तो मैं यही कहूंगा, बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और कांग्रेस अपने पत्ते अभी फेर रही है। मतलब सोच विचार करी है कि कहीं कटिंग कर रही है, कुछ और सोच विचार चल रहा है, आखिरी सोच विचार। तो अभी भी 49 उम्मीदवार, अभी आधे से ज्यादा 41 उम्मीदवार सामने आए हैं कांग्रेस के। 32 और 9 41, 49 उम्मीदवार अभी भी आने बाकी है, मतलब आधे से ज्यादा। तो बीजेपी ने अब अपना अगला ध्यान जो है रैलियों पर 13 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से रैली है। अभी तक क्या होता था, जब भी चुनावी श्री गणेश होते थे ज्यादातर हीरवाल से प्रधानमंत्री अमित शाह जी रैली शुरू करते थे। इस बार जीटी रोड बेल्ट के कुरुक्षेत्र से धर्मनगरी से 13 सितंबर को, आज 10 तारीख के तीसरे दिन, आज से प्रधानमंत्री की पहली रैली होगी। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुल मिलाकर 7 रैलियां होनी है अलग अलग क्षेत्रों में। अभी कांग्रेस को एक टाइम मिला, एक मौका मिल गया, क्योंकि बीजेपी के 21
उम्मीदवारों को सामने आ गए हैं, तो कांग्रेस अभी भी थोड़ा सा चेंज करना चाहे तो उसके हाथ में एक मौका है। 49 उम्मीदवार घोषित करने, अगर आज सूची आती है, जैसा बहुत उम्मीद की जा रही है कि आज रात तक एक सूची आएगी, तब भी मेरे को लगता है ये पूरे नहीं आएंगे। कुछ सीटें ऐसे फंसी हुई है, जैसे पानीपत ग्रामीण है, कुछ और सीटें है जहां ज्यादा मशक्कत है, पार्टी को खतरा है, पार्टी हर तरह से वो सीट जीतना चाहती है लेकिन गलत चयन ना हो जाए, इसलिए पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही है। आज मेरे को लगता है 30 उम्मीदवारों की सूची कल जारी होनी थी, नहीं हुई। आज बीजेपी ने कर दी है, तो मेरे को लगता है कांग्रेस भी पीछे नहीं रहेगी। आज रात तक कोई ना कोई सूची आएगी, लेकिन एक आखिरी सूची फिर आएगी। और अभी 2 उम्मीदवार अभी भी बीजेपी के बाकी है। लेकिन जो कुछ सामने आया है, जो एक तो यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ, ना होगा, ये साफ हो गया। आम आदमी पार्टी 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जैसा एक पीछे उन्होंने कहा भी है। 90 उनके पास उम्मीदवार नहीं है, 50 पर उम्मीदवार उतारेगी, 20 सामने आ गए, 30 और है। कांग्रेस को भी आधे से ज्यादा उतारने, और बीजेपी की सिर्फ 2 उम्मीदवार बचे हैं, और बाकी जो गठबंधन 2 हैं उनके भी थोड़ा सा रह गया, उन पर ज्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि मुख्य मुकाबला कांग्रेस बीजेपी में है। आज रात तक मेरे को लगता है कांग्रेस की कोई सूची आती है तो तस्वीर और साफ होती चली जाएगी कि मुकाबले में किसके सामने कौन खड़ा है। तो कुल मिलाकर स्थिति रोचक बन गई है। और जिस तरीके से आज बीजेपी ने 21 टिकटें बांटी हैं, उनमें 2 मंत्री और 1 प्रदेश अध्यक्ष का टिकट कटा है। बड़ोली, मोहनलाल बड़ोली जो है राय से, उनकी जगह कृष्णा गहलावत को टिकट मिला है, और 2 मंत्री बनवारी लाल और सीमा त्रिखा का टिकट कटा है। मतलब 21 में से प्रदेश अध्यक्ष और 2 मंत्री साफ हो गए हैं। मैं ये कहता हूं कि इसको मैं प्रयोग नहीं मानूंगा पंकज, ये प्रयोग नहीं है। प्रयोग होते हैं पॉजिटिव सोच के लिए, प्रयोग होते कुछ ऐसा अच्छा उनके लिए। जो टिकटें कटी हैं या उम्मीदवारों की विधानसभा क्षेत्र बदले हैं, मेरे को लगता है ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इसका कारण है, या सर्वे की जो रिपोर्ट है जी कि स्थानीय जो नाराजगी है, स्थानीय एंटी इनकम्बेंसी है, या लोग जो अमुक विधायक है या जो सशक्त दावेदार है उसको नहीं देखना चाहते लोग। पार्टी के पास इस तरह के इनपुट्स थे, इसी वजह से उनकी विधानसभा सीटें भी बदली गई है। तो बीजेपी ने बहुत सोच समझकर केयरफुली आज की लिस्ट जारी की है। मैं जिस तरीके से उम्मीदवार सामने आए हैं, हालांकि कांग्रेस के आधे से ज्यादा उम्मीदवारों का इंतजार है, लेकिन सबके बावजूद अगर आज आकलन किया जाए, आज समीकरण साधने की कोशिश की जाए, ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि बीजेपी और कांग्रेस कहां पर खड़ी हैं और बाकी जो छोटे दल हैं उनका गठबंधन है वो कहां पर है और कितना प्रभाव इस विधानसभा चुनाव में इनका पड़ सकता है, डाल सकते हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए पंकज, बीजेपी के उम्मीदवार सामने हैं, देवेंद्र आपके पास आ रहे हैं, कीजिए। यहाँ थोड़ा इंतजार के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जी महेश बोलिए। यह मैं इंतजार के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तक कांग्रेस पार्टी अपने नामों को जाहिर नहीं करेगी, तब तक कांग्रेस पार्टी की असल स्थिति का आकलन नहीं किया जा सकेगा। माहौल का जिक्र हम कर सकते हैं, एंटी इनकम्बेंसी का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना ही पड़ रहा है। गलतियां यहां पर जरूर हुई हैं, ये बात से मैं इनकार नहीं कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी से टिकटों के ऐलान को लेकर बड़ी बड़ी गलतियां हुई है, और यकीनन मैं बात कह सकता हूं कि चुनाव परिणाम में उन गलतियों का असर आपको जरूर दिखेगा। लेकिन ये गलतियां कहीं कांग्रेस पार्टी तो नहीं करेगी, कहीं भारतीय जनता पार्टी से बड़ी गलतियां कांग्रेस पार्टी तो नहीं कर देगी। इसी के ऊपर सारा दारोमदार है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे खून में कांग्रेस है, वो कांग्रेस के खिलाफ खड़े नजर आएंगे अगर उन्हें टिकट नहीं मिलती है तो ऐसी परिस्थिति का अंदाजा लगाया जा सकेगा जैसे ही टिकटों के नाम सामने आ जाएंगे। और जो विस्फोट हमने कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के टिकटों के ऐलान के बाद देखा, वो विस्फोट कहीं उससे बड़ा विस्फोट कहीं कांग्रेस पार्टी में तो नहीं होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ एक एडवांटेज इस वक्त है उस विस्फोट को रोकने का। वो एडवांटेज क्या है? जनता की पसंद। वो एडवांटेज क्या है? एंटी इनकम्बेंसी, यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल। और यहां कांग्रेस पार्टी ये यकीन अपने नेताओं को दिलाने में काफी हद तक कामयाब हो रही है कि उन्हें लगता है कि अब अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की आने वाली है, अगर टिकट नहीं भी मिली तो ये तो सिर्फ विधायक बनेगा, हम उसी इलाके में तुम्हें विधायक से ऊपर रखेंगे, उससे ज्यादा ताकत तुम्हें देने का काम करेंगे। अब ये कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन का जो लेवल है वो बिल्ड करने की कोशिश तमाम दूसरे जीताऊ उम्मीदवारों के लिए की जा रही है। लेकिन विस्फोट तो होना है, विस्फोट होगा
भी अभी सीटों का आकलन कम या ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं सांकेतिक रूप से बात बता चुका हूं कि गलतियां यहां पर टिकटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ी बड़ी गलतियां की गई हैं और कांग्रेस पार्टी कहीं इससे बड़ी गलती ना कर दे, अपने बने बनाए खेल को कहीं बिगाड़ ना दे, अपनी खीर में कहीं कह सकते हैं कि बिखराव की स्थिति देखने को ना मिले। तो ये कांग्रेस पार्टी के साथ हो सकता है। अभी टिकटों के ऐलान का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही तय हो पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी गलतियों की कितनी सजा मिलेगी और कांग्रेस पार्टी अपने जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारती है उनके परफॉर्मेंस का लेवल क्या रहेगा और अंदर जो विस्फोट कांग्रेस पार्टी में टिकटों के ऐलान के बाद होता है, कितने लोग निर्दलीय खड़े होते हैं और किस किस तरीके से चुनावी मैदान में वो मुकाबला करते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। उसके बाद ये आसानी से तय हो जाएगा कि पलड़ा किसका भारी है, सरकार किसकी बन रही है। जी वीरेंद्र जी, आपके पास हम आ रहे हैं। सवाल ये कि एक दो दिन का वक्त जब नामांकन का दौर खत्म होगा और उसके बाद छटनी होगी, कई नाम वापस भी लिए जा सकते हैं और तमाम तरह की स्थिति साफ होने में थोड़ा वक्त है, लेकिन अभी जो स्थिति है, बीजेपी के तमाम उम्मीदवार सामने दिखाई दे रहे हैं। कुछ को टिकट काट दिया गया, कुछ का विधानसभा क्षेत्र बदल दिया गया। महेश बता रहे हैं कि बीजेपी ने बड़ी बड़ी गलतियां की और देवेंद्र ने बताया कि सोची समझी साजिश के तहत हो रहा, सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। देखिए, आपके विधायक के खिलाफ, आपके मंत्री के खिलाफ माहौल था, ऐसा लगा तमाम सर्वेज में और उसका नतीजा यह है कि सीट बदली गई है। आपको क्या लगता है? वीरेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, वीरेंद्र जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। देवेंद्र, आपके पास हम आ रहे हैं। अब चुनाव और इस चुनाव में जिस तरीके का आकलन हम कर रहे हैं, एक महेश ने बहुत बड़ी बात कही कि बीजेपी ने गलतियां की हैं और क्या ये दबाव है, ये वो हैट्रिक वाला प्रेशर है या फिर कांग्रेस की रणनीति और कांग्रेस ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव और उसके बाद एक माहौल बनाया उसका प्रेशर है? किस तरीके से देखते हैं? देखिए पंकज, लोकसभा चुनाव के बाद परिस्थितियां बदली है कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए परिस्थितियां काबू से थोड़ा सा बाहर हुई हैं जी। तो उसमें यह था कि पिछले 6 महीने के घटनाक्रम पंकज देखें, जिस तरीके से मुख्यमंत्री को बदला गया, मुख्यमंत्री एक ही दिन में मुख्यमंत्री बदला, दूसरे को शपथ दिलाई गई, फिर मंत्रिमंडल के नया गठन किया गया, 6-7 ऐसे चेहरे उनको खुश करने के लिए मंत्री पद दिया गया क्योंकि चुनाव में ज्यादा समय नहीं था। तो तमाम तरह के प्रयोग हुए। अब जो टिकटों में हो रहा है कि विधानसभा क्षेत्र बदले गए, मंत्रियों की, विधायकों की टिकट कट गई, हालांकि कुछ नए चेहरे भी आए हैं। तो ये सारा मेरे को लगता है जो सर्वे 2 या 3 सर्वे हुए हैं, बड़े नेताओं तक जो बात पहुंची है, इनपुट्स यहाँ के नेताओं से भी लिए गए हैं, जो जिले के पदाधिकारी रहे हैं पहले या अभी हैं, जो जिलों में मतलब संगठन के लिए काम करते हैं, उनकी भी इनपुट्स गई है ऊपर। इवन मैं बताता हूं आपको पंकज, आरएसएस के नेताओं ने भी, आरएसएस के नेताओं के भी अपने सूत्र हैं, अपने संपर्क हैं, उनसे फीडबैक लिया गया है पानीपत से और जिलों से, भाई किस विधायक की, जो विधायक है या अगर टिकट पे किसी और पे विचार करने तो उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी प्रतिष्ठा क्या है, पब्लिक में छवि क्या है। इवन आरएसएस के लोगों ने भी अपने संपर्कों से, अपने आदमियों से इनपुट्स लिए हैं। टिकटें बंटने से पहले संगठन ने तो किया है, बहुत ज्यादा मशक्कत की गई है, सर्वे भी हुए हैं, मतलब सारी चीजों को ध्यान में रखकर अब जो उम्मीदवार अभी 2 बचे हैं, ज्यादातर तो आ ही गए हैं। और आप देखिए बीजेपी में रामविलास शर्मा कितना बड़ा कद है, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई, उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा ही थे उन चुनाव में, और कई बार मंत्री रहे, कदावर नेता है, पढ़े लिखे हैं, अच्छे वक्ता है। उनको अब इनडायरेक्टली पार्टी को चेतावनी देनी पड़ रही है। उन्होंने जो शेर शायरी की और कल जैसा पता लगे कर उन्होंने पंचायत भी बुलाई। रामविलास शर्मा ने, जो एक बिल्कुल कर्मठ और एक सुलझे हुए नेता है, पुराने नेता, स्थापित प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री रहे, सलाह देते हैं दूसरों को, लेकिन वो अपनी टिकट के लिए अब अपने समर्थकों का जमावड़ा लगा रहे हैं। कल उन्होंने एक शेर भी सुनाया है कि जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। ये हाईकमान के लोगों को या उनको जिन्होंने टिकटें डिसाइड किए, ये जो अभी टिकटें बकाया टिकटों का फैसला करना था, उसके बाद भी उनका नाम अभी नहीं आया। आप देखिए 2 सीटें अभी रोकी गई हैं। तो बीजेपी में अंदरूनी उठापटक बहुत रही है पिछले 6 महीनों में, चाहे संगठन की बात है चाहे सरकार की बात है। उसी का ये नतीजा है कि थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल, मैं कहूंगा कि तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर जो कमजोरियां, जो विरोध सामने आ रहा है। 3 चीजें पंकज,
तीन चीजें, एक तो एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर, दूसरा जो मानवीय स्वभाव होता है बदलाव परिवर्तन जो स्वभाव होता है, तीसरा 2014 और 19 के मुकाबले कांग्रेस अब पहले से ज्यादा मजबूत है, टक्कर देने की स्थिति में है। ये तीन कारण है जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई है। जी महेश, कांग्रेस के नजरिए से आप से हम जानना चाहेंगे कि आज मजबूती के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। देवेंद्र ने भी बताया कि एक तो सरकार के खिलाफ माहौल, दूसरा एक धारणा की देखिए बहुत हो गया 10 साल तक आपको देखा, आप थोड़ा सा बदलाव चाहते हैं, जनता की सोच, तीसरा कांग्रेस ने भी थोड़ा जोर लगाया जरूर होगा और मौजूदा जो उम्मीदवार सामने आए उसमें भरोसा सिटिंग विधायकों पर या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर जो पीछे चुनाव लड़ चुके हैं उन पर ज्यादा कांग्रेस जताती हुई दिखाई दी बनस्पत प्रयोग करने के बजाय। देखिए, कांग्रेस मजबूत है इस वजह से नहीं कि उन्होंने मेहनत बहुत ज्यादा की है, लेकिन उस वजह से कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में अगर मजबूत होकर उभरी है तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी गलतियों की वजह से, जनता की निराशा की वजह से। एंटी इनकमेंसी जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, दरअसल वो एक शब्द है लेकिन उसकी एक पूरी परिभाषा, अलग अलग पैमाने, अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, अलग अलग वर्गों के लिए उसकी एक अलग परिभाषा आप बता सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि गरीब के लिए अलग है, मध्यम वर्ग के लिए अलग है, अमीर के लिए अलग है, नौकरी की तलाश करने वाले बेरोजगारों के लिए अलग है, छोटे उद्योग धंधों वालों के लिए अलग है। तो कह सकता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी शब्द हम एक इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसकी सबसे बड़ी विस्तृत परिभाषा मुझे लगता है कि गढ़ी जा सकती है। हर किसी के लिए इसका एक अलग मतलब है। अगर कांग्रेस मजबूत है तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी खामियों और गलतियों की वजह से, और जो शब्द मैं यहां पर इस्तेमाल कर रहा था बड़ी गलती, मैं क्यों कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी गलतियां की हैं। दरअसल अगर मैं विधानसभा क्षेत्र का नाम लूंगा तो फिर जाहिर है उम्मीदवार का नाम भी जाहिर हो जाएगा और उसके परफॉर्मेंस पर उसका असर पड़ेगा। तो मैं सांकेतिक रूप से बता सकता हूं कि विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार चुने गए हैं, काफी ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिनका थैला उठाने वाला शायद इस मजबूत संगठन में लोग नहीं मिलेंगे। अब अलग अलग पोलिंग बूथ पर जो लगातार ये बात कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत संगठन, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, अब इस विधानसभा क्षेत्र में आप देख लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के ऐसे उम्मीदवार भी होंगे जहां उनका थैला उठाने वाले लोग नहीं होंगे ऐसे। और आरएसएस का जिक्र यहां पर चल रहा था, दरअसल आरएसएस ने भी जबरदस्ती कुछ नाम भारतीय जनता पार्टी में लिखवाए हैं। जबरदस्ती में इसलिए कह रहा हूं कि उसके साथ ही एक शब्द और इस्तेमाल किया गया था, सर्वे करवाया गया। जिन लोगों को टिकट दिया गया उनका अगर सर्वे करवा लिया जाए तो वो 0 से नीचे माइनस में मिलेंगे, लेकिन माइनस वाले लोगों को भी अगर टिकट थमा दी गई और बाद में जब जानकारी जुटाई गई तो पता लगा कि आरएसएस का प्रेशर इतना था कि भारतीय जनता पार्टी वो प्रेशर नहीं झेल पाई और यहां पर सर्वे को डस्टबिन में डाल दिया गया, माइनस वाले को टिकट थमा दी गई। अब वो माइनस वाला कितना परफॉर्मेंस देगा इसका अंदाजा लगाना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं हो सकता। विधानसभा क्षेत्र का जिक्र मैं इसलिए नहीं कर रहा कि उसके परफॉर्मेंस पर सीधा असर आए और हम ये चाहते नहीं। तो साफ तौर से बड़ी गलतियां हुई हैं, उसकी सजा तो मिलनी है, उसका खामियाजा तो भारतीय जनता पार्टी को उठाना ही है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि गलतियां सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने की हैं, हो सकता है कि इससे भी बड़ी गलतियां कांग्रेस पार्टी कर दे और यही वजह है कि मैं किसी भी तरह के नतीजे तक अभी नहीं पहुंच रहा हूं जब तक कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों को सामने ना कर दे, उनका ऐलान ना कर दे और चुनावी बिसात जो है आंखों से नजर नहीं आने लगे, तब तक उसके लिए इंतजार करना होगा। नहीं, ये गलती बीजेपी ने की। आपने कहा आरएसएस का दबाव है, बीजेपी को सुननी ही पड़ी, जबकि एक तरफ दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि हैट्रिक है और ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, हमें फिर से सत्ता में वापसी करनी है। तो फिर ये मजबूरी क्यों, ये दबाव क्यों? देखिए, हर तरह का समझौता इस बार भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपको याद होगा कि पिछले जो भी चुनाव, चाहे लोकसभा का भी जिक्र करें और चाहे विधानसभा चुनाव का जिक्र करें, आपने बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे होंगे, कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल परिवारवाद की पार्टी। तो पारिवारिक प्रॉपर्टी के आधार पर, पारिवारिक कंपनी के आधार पर राजनीति करते हैं, आपने अक्सर सुना होगा। इस बार क्या आपने परिवारवाद पर कोई खबर देखी है? किसी अखबार में परिवारवाद पर कोई खबर छपी है?
दरअसल वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जमकर परिवारवाद किया है। किसी भी तरह के नियम को नहीं माना। जो 3 घंटे पहले आया था, जो चेहरे विवादास्पद थे, जो चेहरे भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, उन लोगों को टिकट थमाने का काम किया। अब भारतीय जनता पार्टी जो चेहरे पहले से अपनी स्वीकार्यता खो चुके हैं, उन पर दाव खेले हुए हैं, उनसे कितना हासिल कर पाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों से फिर सवाल किया जाएगा कि आखिर आपका परफॉर्मेंस ऐसा क्यों रहा, जब आपने कैंडिडेट ऐसा दिया जिसको पूरे विधानसभा क्षेत्र में चाय पिलाने वाले लोग नहीं थे, तो आप जीत की उम्मीद कैसे कर रहे थे। ऐसे गंभीर सवाल हैं जिनके जवाब कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, उस इलाके के लोगों से मांगे जाएंगे, लेकिन ये असल गलती टिकटों का फैसला करने वाले की है। देवेंद्र, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब आपके लिए एक मिशन के तौर पर आप इस चुनाव को देख रहे हो और हैट्रिक की बात की जा रही हो, और ये भी लगता है आपको कि कांग्रेस मजबूत हुई है, इसलिए आप फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, उन सबके बावजूद भी जिनका स्कोर नहीं है, जिनके साथ लोग नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं की वो पसंद नहीं है, फिर वो चुनाव में क्या परफॉर्म कर पाएंगे, किस तरीके से आप हैट्रिक लगा पाएंगे? ऐसी क्या मजबूरी है? देखिए, हमारा जो विश्लेषण हो रहा है, जो टॉक शो हो रहा है, मेरे को लगता है प्रीव्यू देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि बीजेपी के लिए परेशानियां तो आने वाली है। जिस तरीके से कुछ उम्मीदवारों का चयन जो हम मान रहे हैं, जो सोच रहे हैं और जो अपने दर्शकों को बता रहे हैं जी, मेरे को लगता है प्रीव्यू को देखे तो डरावनी तस्वीर अब से नजर आ रही है। हालांकि चुनाव अभी होने हैं, लेकिन जितना मुश्किल चुनाव था, जितने दुरुस्ती के साथ कदम उठाने थे, कदम जो उठाएंगे, मेरे को तो एक तो तनाव की स्थिति है, और दूसरा हस्तक्षेप भी है, और तीसरा ये है कि किसी भी तरीके से सरकार बनानी है, लेकिन इसमें गलतियां तो मेरे को लगता है हुई हैं उम्मीदवारों के स्तर पर भी, या दूसरे तरीके से जिस तरीके से हमने अब करण देव कांबोज का केस था। देखो, परसों बहुत पुराने नेता थे करण देव कांबोज, भूपेंद्र हुड्डा से मिले हैं, उनको इंद्री से टिकट उनको दिलाने की कोशिश हो रही है, शायद मिल भी जाएगी। जो पहले राकेश कांबोज है, उनका टिकट खतरे में है। करण देव कांबोज जैसे जो ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष थे पार्टी में, उन्होंने काम भी किया, लेकिन उनकी टिकट कटी, वो बिल्कुल नहीं माने। उन्होंने बहुत गद्दारों तक का शब्द यूज किया कि जो गद्दार है उनको टिकट मिला और हमने जो काम किया हमें एक तरफ रख दिया। तो वो अब कांग्रेस से मिले हैं, भूपेंद्र हुड्डा से, शायद इंद्री से वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हुई है जो पार्टी के लिए डराने वाली है। तो मेरे को लगता है कि अभी कांग्रेस की सूची जो कांग्रेस को एक अतिरिक्त समय मिला है, अगर उनको लगता है, क्योंकि कांग्रेस के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि हम सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर सभी वर्गों को, सभी जातियों के लोगों को एक समान छत्तीस बिरादरी वाला जो एक भावना होती है, हम वो दिखाने की कोशिश करेंगे, इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो बीजेपी के उम्मीदवार चूंकि आ चुके हैं, 2 ही आने बाकी हैं, तो कांग्रेस अब हो सकता है जो उनकी लिस्ट तैयार है उसमें थोड़ा सा फेरबदल भी कर दे सोशल इंजीनियरिंग वाले फार्मूले को और दुरुस्त करने के लिए। तो कांग्रेस में लगता है अभी फायदे में हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और वो अभी अपने पत्ते फेंट रही है कांग्रेस। जी महेश, एक सवाल छोटे दलों और छोटे गठबंधनों पर भी होना चाहिए। ज्यादा प्रभाव दिखता नहीं, इसलिए ज्यादा सवाल जवाब इस पर होता नहीं। चाहे इनेलो बीएसपी हो, चाहे वो जेजेपी और चंद्रशेखर की पार्टी हो, अब आम आदमी पार्टी तो अलग से चुनाव लड़ रही है, इसका कोई असर, कोई प्रभाव पड़ सकता है बीजेपी कांग्रेस की सेहत पर? देखिए, आम आदमी का जो असर था वो पंजाब में जीत के बाद जो है हरियाणा प्रदेश में देखने को मिला था, और उसके तुरंत बाद एक बाई इलेक्शन आया था, करीब सवा साल पहले का बाई इलेक्शन आदमपुर विधानसभा का आया था, जब कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। आदमपुर बाई इलेक्शन में दरअसल आम आदमी पार्टी ने एंट्री की थी और यहां अपने एक उम्मीदवार को उतारने का काम किया था। 3-3.5 हजार पर वो उम्मीदवार, उसका परफॉर्मेंस खत्म हुआ, और स्थानीय वो नेता था, कार्यकर्ता था, और बावजूद इसके 3,000 पर खात्मा हुआ। उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी का हरियाणा प्रदेश में कोई वजूद नजर नहीं आया, कोई संभावनाएं नजर नहीं आई। अब आप छोटे दलों का और जो जिक्र कर रहे हैं, यहां पर अभय सिंह चौटाला का जिक्र किया जाता है। दरअसल यहां जो परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई है, चाहे मैं लोकसभा चुनाव का भी मैं जिक्र करूं और विधानसभा चुनाव का मैं जिक्र करूं, 2 ही कैटेगरी है। एक भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाले लोग, दूसरी भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले लोग। हराने वाले लोग कहां जुट रहे हैं, मैं किसी पार्टी से नहीं जोड़ रहा हूं। हराने वाले लोग कहां जोड़ रहे हैं, उस राजनीतिक दल के साथ जोड़ रहे हैं जिस दल को लेकर लोगों को लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। तो ऐसे में यहां कांग्रेस पार्टी को उसका फायदा मिलता है, और यही वजह कि आमने सामने की स्थिति बनी रहती है। और जहां तक अभय सिंह चौटाला की बात है, अभय सिंह चौटाला ने हर
हर फैसला भारतीय जनता पार्टी के साथ किया, चाहे वो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर था, राज्यसभा चुनाव को लेकर था। ऐसा कभी कोई अवसर हमें देखने को नहीं मिला जब अभय सिंह चौटाला की पार्टी ने या खुद अभय सिंह चौटाला ने या फिर जननायक जनता पार्टी ने कभी भी कांग्रेस का साथ दिया हो। हर बार ये भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आए। तो ऐसे में अब वोटर्स भी ये मान चुके हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे, साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे। फिलहाल ये स्थिति जो है एक अलग अलग जो बंटवारे की जो दिखाई जा रही है वो सच्चाई नहीं है। और कहीं ना कहीं इस तरह की परिस्थिति से अब भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जोड़कर देखने वाले लोग जो है ज्यादा हैं और उन्हें लगता है कि अगर बीजेपी को ही वोट देना है तो सीधे बीजेपी को देंगे, फिर इधर उधर वोट डालने का फायदा क्या, और अगर बीजेपी को हराना है तो फिर कांग्रेस को वोट देंगे। इस तरह की विचारधारा जो है वो सबसे ज्यादा प्रबल इस वक्त नजर आ रही है। और मुझे लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में भी आपको कहा गया था कि ये जो चुनाव है पार्टी नहीं लड़ रही, इंडी गठबंधन की तरफ से ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे, सोनिया गांधी कह रही थी कि ये जो चुनाव है ये चुनाव जनता लड़ रही है। मुझे लगता है कि हरियाणा विधानसभा का जो चुनाव अब आने वाला है वो चुनाव भी ना तो कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और ना ही कोई और लड़ेगा। इस चुनाव को हरियाणा की जनता लड़ेगी और फैसला हरियाणा की जनता खुद करेगी। मुझे लगता है कि अभी तो फिलहाल कांग्रेस के बाकी बचे उम्मीदवारों का इंतजार हमेश, वो उम्मीदवार आ जाए तो स्थिति और साफ हो जाएगी और टक्कर किसके बीच और कितनी महत्वपूर्ण और कितनी मजबूती से चुनाव ये होने जा रहा है ये भी पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवाल जवाब करने के लिए। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार सामने ला दिए हैं, तस्वीर लगभग साफ है। अब कांग्रेस के आधे से ज्यादा उम्मीदवारों का इंतजार है।